लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे करते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द फर्स्ट थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज, यानी बुद्धि का प्रथम सिद्धांत था। बताइए एक बार, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। शिल्पी रॉय बताइए एक बार, सिंगल फैक्टर थियोरी, टू फैक्टर थियोरी, या फिर मल्टी फैक्टर थियोरी, या थ्री फैक्टर थियोरी। मतलब बुद्धि का सबसे पहला सिद्धांत या थियोरी की अगर मैं बात करूं, अगर हमसे पूछ रहा है कि बुद्धि का पहला सिद्धांत कौन सा था, देखिए हाँ, जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे लाइक शेयर भी करते जाएं। बहुत बढ़िया, ए बिल्कुल सिंगल फैक्टर थियोरी कह लीजिए आप इसको। इसके और भी नाम है, इनके नाम जरूर आपको पता होने चाहिए। चाहे आप इसको मोनो फैक्टर थियोरी कह लीजिए, इंटेलिजेंस की मोनो फैक्टर थियोरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप यूनी फैक्टर थियोरी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक। वन फैक्टर थियोरी भी कह सकते हैं, मोनार्किक थियोरी भी कह देते हैं बेसिकली इसको। मोनो का मतलब है सिंगल। तो सिंगल फैक्टर किसने दी है एक बार बताओ फटाफट से? एल्फ्रेड बिने ने। एल्फ्रेड बिने ने, ये जो एकल बुद्धि का तत्व है, जिसकी अभी अब कुछ दिन पहले वो जो 4th क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन थी, इसको दिया था एल्फ्रेड बिने ने 1904-5 के अंदर, जिनके साथ उनके एक सहयोगी थे थियोडोर साइमन। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया और थियोरी दी, सिंगल फैक्टर थियोरी। उन्होंने कहा है इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी है, एक सिंगल फैक्टर है, एक सिंगल एबिलिटी है। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो हर चीज में इंटेलिजेंट होगा। इनकी थियोरी का मतलब तो यही हो गया। इन्होंने कहा एक लॉजिकल एबिलिटी है, एक ऐसी क्षमता है बुद्धि जो सिंगल एंटिटी है। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो हर चीज में इंटेलिजेंट है, अगर कोई इंटेलिजेंट नहीं है तो वो, अगर एक चीज में भी इंटेलिजेंट नहीं है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसका मतलब यही निकल के आता है। और यही बात हमने अभी जो लास्ट थियोरी थी अपनी, लास्ट टू लास्ट क्लास थी, उसमें एक क्वेश्चन था कि जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है जरूरी नहीं वो सिविक्स में अच्छा हो। ये किसका क्या था? क्रिटिसिज्म था इस थियोरी का, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो जब एक ही एंटिटी है, एक ही फैक्टर है, मान लो इंटेलिजेंस क्या है, ए कोई एबिलिटी है और यही इंटेलिजेंस है। अब जो इंटेलिजेंट है जिसके अंदर ए एबिलिटी है, मान लीजिए वो मैथ्स में अच्छा है। अब जब इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही फैक्टर होता है तो उसको मैथ्स से लेके सारे सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वो सिविक्स में अच्छा नहीं है। दैट मीन्स ये थियोरी वैलिड नहीं है, या हम कहें इस थियोरी को इतना क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये पहली थियोरी थी तो उस टाइम पे दी गई, लेकिन बाद में इसका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है पीहू सक्सेना, इतनी बात क्लियर है? सीटेट क्रैक करना, टेंशन नहीं लो, सीटेट बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, ठीक। टू फैक्टर थियरी पे हम बात करते हैं किसकी? स्पीयरमैन की। फिर मल्टी फैक्टर थियरी थॉर्नडाइक ने दी है। थ्री फैक्टर पे भी स्पीयरमैन बात करते हैं, बट एज सच हम इसके बारे में पढ़ते नहीं है क्योंकि जरूरत होती नहीं है, ठीक। और ये वही व्यक्ति हैं एल्फ्रेड बिने, जिनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है या टेस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखिए। ओके वकील कुमार, D+P कब तक हो सकता है? देखो 3 महीने तो मान के चलो। देखो अगर हम बात करें, डैश हेल्प्स अ टीचर टू बिकम कन्वर्सेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एवेल्युएशन स्ट्रेटेजीज। यानी एक शिक्षक को उद्देश्यों, जो वो उद्देश्य पढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, उनको कक्षा प्रबंधन यानी क्लास को मैनेज करने के लिए, और तीसरी चीज इवेल्युएट करने की जो रणनीति हैं, उनसे परिचित होने में क्या चीज मदद करेगी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे जाएं पढ़ाने के लिए, उनको अचीव कैसे किया जाए, क्लासरूम को मैनेज कैसे किया जाए। ये आप किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? साइकोलॉजिकल एनालिसिस में यानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में, एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस में, या पेडागॉजिकल एनालिसिस में? बहुत गलत आंसर आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है कि आप पढ़ाएंगे कैसे, और पढ़ाएंगे कैसे में हमने बहुत बार बात की है, साइंस ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसको हम पेडागॉजी कहते हैं, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि पढ़ाना कैसे है, ठीक है बात। तो पेडागॉजिकल एनालिसिस इसका सही आंसर होगा। एंथ्रोपोलॉजी अपना अलग रिसर्च में काम करती है, मनोविज्ञान जो है वो मन के बारे में या ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करेगा, लेकिन पढ़ाना कैसे है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होंगी, इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये सारी चीजें आपकी पेडागॉजी में आती हैं। आप जैसे देखते भी हैं जो पेडागॉजी वाले टॉपिक्स हैं आपके, उसमें क्या है, उसमें आपका एनसीएफ है, उसमें आपका आरटी है, उसमें आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है कि आप पढ़ाएंगे कैसे उस बच्चे को जिसकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स वाले बच्चे हैं, है ना। इवैल्यूएशन सिस्टम जो सीसी पढ़ते हैं हम, वो भी इसी में पढ़ते हैं, ठीक है।
तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। शैक्षणिक विश्लेषण यानी पेडागोजिकल एनालिसिस के अंदर टीचर को ऑब्जेक्टिव्स कौन से रखने हैं, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है और इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे रखना है, ये सब आएगा इस चीज में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार, वाई इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो बाह्य अभिप्रेरणा से बेहतर क्यों है। भाई दो प्रकार की हमने क्या पढ़ी थी, मोटिवेशन के टाइप पढ़े हैं। एक है जिसको इंटरनल या एक्सटर्नल कह देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कह देते हैं। पॉजिटिव किसको कहते हैं, इंट्रिंसिक को, यानी इंटरनल को, जिसका लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर है, जिस चीज के लिए आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि सुबह मम्मी पापा उठाएंगे आप तब उठेंगे, आप खुद उठ जाते हैं या कह करके सोते हैं मम्मी पापा को कि सुबह उठा देना 4 बजे, पढ़ाई करनी है क्योंकि नौकरी चाहिए, या मुझे मतलब नौकरी चाहिए इसलिए क्योंकि मुझे वो करना है, वो टीचर बनना है, शौक है मेरा, है ना, समथिंग लाइक दैट, जिसका रीजन अंदर है। ठीक, तो पॉजिटिव या इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा बेहतर होती है एक्सटर्नल से, लेकिन क्यों? तो पहला है चिल्ड्रन लर्न ड्यू टू फियर। फियर में तो एक्सटर्नल हो गई ना, फियर तो नेगेटिव वाली कि जहां आपका फाइन लग जाएगा इसलिए आप टाइम से आएंगे, ये है फियर बेस्ड। एक्सटर्नल है, बाहर है इसका रीजन मोटिवेशन का कि टाइम पे आप आ रहे हैं, पंक्चुअल हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है कि अगर टाइम पे गए तो इतने 1000 लोग आ सकते हैं, लेट हुए तो नहीं आएंगे, तो ये डर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इंट्रिंसिक नहीं है। ठीक, प्रमोट्स पीयर लर्निंग, ये तो पॉजिटिव बात है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हो सकता है। इट एक्सेलरेट्स सेल्फ लर्निंग, ठीक है। इंक्रीजेस स्टूडेंट डिसिप्लिन, पूछा क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्यों बेहतर है एक्सट्रिंसिक से। भाई जब आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं ना, तो आपका फोकस होता है सेल्फ लर्निंग पे। सेल्फ लर्निंग मतलब आपको खुद ब खुद, आप खुद सीखना चाहेंगे, आपके अंदर डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, आपके अंदर कहां से सीखना है, कैसे सीखना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे करना है, आप सेल्फ लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान खुद पे है, आपका ध्यान इस बात पे है कि आपको कैसे भी करके करना है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उस चीज में, आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जबकि यहां पे फियर का मतलब ये एक्सटर्नल कोई मोटिवेशन का फैक्टर। पीयर लर्निंग ठीक था, लेकिन पीयर लर्निंग करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीयर्स अवेलेबल हैं, पीयर मतलब साथी समूह, अगर आपके साथ 2-4 बच्चे अवेलेबल हैं तब तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ लर्निंग आप खुद से कर जाएंगे, आपको बाहरी रीजन चाहिए नहीं। सबसे ज्यादा प्रमोट करती है सेल्फ लर्निंग को, बढ़ावा देती है कौन, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा, और इसमें डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जब आप सेल्फ लर्निंग करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसिप्लिन भी होते हैं, या जब आप देखते ही नहीं है दिन और रात। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी उद्योग बनाम हीनता जो काल है, एरिक्सन की थियरी में आता है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी किसके द्वारा प्रभावित होता है ज्यादा, समाज के द्वारा, घर के एनवायरमेंट के द्वारा, स्कूल एनवायरमेंट, या गार्जियंस के द्वारा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बट अच्छा है। देखिए एक बार फटाफट से देखिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एरिक्सन की थियरी भी कराई हुई है, अगर ना देखी हो तो एक बार देख जरूर लीजिएगा। ये मेरी वीडियो मुझे ही पीछे दिखा रहा है, देखो एक बार। ए ऑप्शन गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग, फिर तो ए ऑप्शन सही थोड़ी है यहाँ, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है भाई। सोसाइटी से थोड़ी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा किसके, स्कूल के एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये जो एज है ये 6 से 12 वर्ष के अराउंड की अवस्था है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज की है, जब बच्चा स्कूल जाना, फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन होता है, अब वो स्पोर्ट्स में भी भाग लेगा, अब वो होमवर्क में भी भाग लेगा, अब वो क्लास की एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेगा। दैट मीन्स इस स्टेज में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो स्कूल का होगा, उस स्कूल का माहौल उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। आज मेरे स्कूल में ये हुआ, मेरी मैडम ने ये काम दिया है, मेरे दोस्त ने ये खाना लेकर के वो आया था, ये वाला पेंसिल या पेन है उसके पास, मतलब ये वो टाइम है जब कॉम्पिटेंस का टाइम है, जब स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक, अगर घर की बात होती तो सबसे शुरुआत वाली जो स्टेज थी वो होनी चाहिए थी, या उसके आगे वाली होनी चाहिए थी जो प्ले वे एज है। सोसाइटी बाद में, जब स्कूल के नेक्स्ट स्टेज है तब हम कह सकते हैं। गार्जियंस अगेन ये इन्फेंट वाली स्टेज में आता, गार्जियन वाली जो बात थी, तो आंसर होगा द स्कूल एनवायरनमेंट। इसी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी को फ्रॉइड नाम देते हैं लेटेंसी स्टेज का, और प्याजे की स्टेज में अगर आप इसको देखेंगे तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के आसपास इसकी स्टेज बनती है। स्टेटमेंट वाले भी करा देंगे, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ये एरिक्सन की थियरी है जिसको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें कुछ
8 स्टेजेस हैं, इसको लाइफ स्पैन थियरी भी कहते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी के हिसाब से इन्होंने स्टेजेस दे दी। जैसे पियाजे ने क्या दी हैं, 4 स्टेजेस हैं, वो पूरी लाइफ के लिए नहीं है, इनकी स्टेज जन्म से शुरू होकर के मृत्यु तक है। ठीक, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इन्फेंट होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 1.5 साल तक की उम्र का बच्चा, जब हम बात करते हैं कि उसको कैसे उसका ध्यान रखा जाए, उसको केयर कैसे दी जाए, ये बात हुई है यहाँ पे। थर्ड जो कि है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ग्रेड स्कॉलर जब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ने लगता है, इस चार्ट को पढ़िएगा एक बार, जब ये आपको मिलेगा क्या कहते हैं पीडीएफ। तो पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर बच्चे को केयर दी गई तो वो एकदम खुशी से आगे बढ़ेगा जीवन में। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट होता है, यदि आप उसको थोड़ी सी फ्रीडम देंगे तो वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जबकि अगर आप नहीं देंगे तो वो शेम एंड डाउट वाली बात आएगी। मान लीजिए उसको कपड़े चूज करने अपने मन के, तो 1.5 से 3 साल में इतना तो वो कर ही सकता है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अब वो छोटे छोटे काम घर के करना चाहता है, आप उसको रोक रहे हैं तो गिल्ट आएगा। करने देंगे तो इनिशिएटिव लेने की भावना आएगी, लीडरशिप आगे अच्छी होगी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी में वो स्कूल जाता है, अगर वो अच्छे से कॉम्पीट कर पाता है, अपना होमवर्क अपने सारे टास्क कर पाता है तो वो इंडस्ट्री में होता है, नहीं तो वो इन्फीरियर समझता है, अपने आप को दूसरों से कम समझता है। इसमें हर एक स्टेज में एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है डेवलपमेंट की, और हर एक पीछे वाली स्टेज आगे वाली स्टेज को प्रभावित करती है। ठीक है, फिर आ जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है इस स्टेज को, कि हम एडोलेसेंस में 12 से 19 साल में हमारी स्थिति क्या होती है, हम ये नहीं पता कर पाते हम बड़े हैं कि छोटे हैं, हमारा कोई अस्तित्व है कि नहीं, जीवन में करना क्या है। तो इसलिए हम आइडेंटिटी के क्राइसिस में होते हैं, पहचान के संकट में होते हैं। उसके बाद वाली स्टेजेस आपके काम की नहीं है, आप सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेजेस कर लीजिए, बस आपका काम इस थियरी के लिए इनफ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि फिर स्कूल में तो रहता नहीं है 19 साल के बाद बच्चा, और आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो स्कूल से ऊपर की तो आप नहीं कर रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करें, व्हेन अ चाइल्ड वॉचेज अ नेचर डॉक्यूमेंट्री द चाइल्ड मे डिस्कवर न्यू एनिमल्स एंड एड्स देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इन हिज मेमोरी। अच्छा, जब एक बच्चा क्या देखता है, नेचर डॉक्यूमेंट्री, यानी नेचर पे, प्रकृति से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्री उसने चलाई हुई है, हाँ सीटेट वाले देख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, एक नेचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री वो देखता है प्रकृति के ऊपर, जैसे मान लीजिए डिस्कवरी पे या कहीं भी उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। द चाइल्ड में डिस्कवर न्यू एनिमल्स, उसको नए नए एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं शायद, जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। उसने अपने आसपास कुत्ता बिल्ली ये सब देखे होंगे, वहां को उसको कोई और भी देखने को मिल रहा है ना। और एंड एड्स देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप, और उसने क्या किया, कैट और डॉग थे उसके एनिमल की लिस्ट में, उसके काऊ था मे बी, अब उसने एक और चीज ऐड कर ली, मान लो डिस्कवरी पे देख के फॉक्स, तो उसने क्या किया, ऐड कर लिया, किसमें ऐड कर लिया, यही एग्जिस्टिंग जो ग्रुप था एनिमल्स का इसमें। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जब एक स्कीमा बना हुआ था एनिमल्स का जिसमें अलग अलग एनिमल्स थे, इसी में एक और ऐड कर लिया, दैट मीन्स एसिमिलेट कर लिया, उसने आत्मसात कर लिया। और अगर परिवर्तन करना पड़ता, नया चीज को ऐड करने के लिए पुरानी को चेंज करना पड़ता, तब हम कहते हैं एकोमोडेशन हो गया। ठीक, स्कीमा आंख बंद करके आंसर मत दो, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जहां ये ऐड हुआ है उसको स्कीमा कहते हैं, लेकिन ये कहा क्या जाएगा, मेमोरी में ऐड करना नई इंफॉर्मेशन को, इसको एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण कहा जाएगा। ठीक है, जब भी बात चेंज की, मैनिपुलेशन की, एडजस्टमेंट की आए तो एकोमोडेशन, जब सिर्फ ऐड करने की आए तो एसिमिलेशन। और ये होता कहाँ है, ये स्कीमा में होता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा कहाँ ऐड किया है, ये पूछा है इस मेमोरी में ऐड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, नए एनिमल्स को या नए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड किया है तो वो एसिमिलेशन कहलाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक a child should not be forced to learn, he called this as the, मतलब थॉर्नडाइक के अनुसार, ये देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक a child should not be forced, बच्चे को आप फोर्स नहीं कर सकते या नहीं किया जाना चाहिए, सीखने के लिए जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए उसके साथ। दिस इज कॉल्ड एज दी, इसको क्या कहेंगे ये पूछा है, बताइए एक बार। पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का सिद्धांत है ये, या फिर ये कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है, या फिर ये थर्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस है। आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भाई आप बच्चे को फोर्स मत कीजिए, उसको तैयार कीजिए सिखाने के लिए। अगर आपने माहौल बना दिया, आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, वो सीख जाएगा। तो बिना तैयार हुए आप बच्चे को बिठा लीजिए स्कूल में बुला करके जबरदस्ती, बट वो सीखेगा नहीं,
कब तक नहीं सीखेगा? जब तक रेडी नहीं होगा, जब तक तत्पर नहीं होगा। तो आपको उसे तैयार करना है, माहौल ऐसा बनाना है कि जिससे बच्चा रेडी फील करे सीखने के लिए, उस पर थोपा ना जाए लर्निंग को। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यहाँ पे सही आंसर होगा। इफेक्ट होता है, अगर किसी चीज का पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है तो आप उसको दोबारा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ बात दोबारा की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है थोपा ना जाए, उसको फोर्स ना किया जाए, वो सीखे। दैट मीन्स पहले सीखने के लिए तैयार तो हो, दोबारा करना ना करना तो बाद की बात है ना। तो ये एक बेसिक बात है। जो थॉर्नडाइक ने लॉज दिए हैं, कुछ 3 दिए हैं आपके प्राइमरी लॉज, हालांकि उन्होंने शुरुआत में 8 दिए थे सेकेंडरी, बट उसको अगर हम आज की डेट में मॉडिफाई करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए 5 सेकेंडरी याद रखना इनफ होगा, यानी टोटल 8 अगर हम याद रख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक, कॉज एंड इफेक्ट, हम यहाँ पे कोई भी इसका संबंध नहीं है कॉज एंड इफेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। इफ अ चाइल्ड फ्रॉम नॉन इंग्लिश लैंग्वेज बैकग्राउंड, यानी नॉन इंग्लिश मीडियम, या तो हिंदी था या कोई रीजनल लैंग्वेज में वो पढ़ता था, चेंजेस टू द इंग्लिश मीडियम, क्या करता है? परिवर्तन हो जाता है इंग्लिश मीडियम में। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो 10th तक हिंदी मीडियम था, शुरुआत में 1-2 क्लासेस इंग्लिश मीडियम थी, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम हो गया। अब ये क्या है, जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम है वो चेंज करता है इंग्लिश मीडियम में। शी ही एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन लर्निंग, दिक्कत होनी है, निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि आपने मान लीजिए 10 साल पढ़ाई की थी हिंदी में या किसी और भाषा में, अब आपको अचानक से मीडियम चेंज हो गया, अब आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? ये जो डिफिकल्टी बच्चे को फेस करनी पड़ रही है, इसको थॉर्नडाइक के लॉज के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे? पहला है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दूसरा है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तीसरा है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेक्स्ट है लर्निंग इज नॉट ट्रांसफर्ड। थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, थॉर्नडाइक की थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है कुछ दिन पहले, अगर आपने सर्च भी किया होगा तो लेटेस्ट फॉर्म में भी हमने डिस्कस की हुई है ना। 2800 लोग देख रहे हैं और 1900 लोगों ने लाइक किया है। ये इक्वेशन बराबर रखा करो, है। खैर देखो एक बार फटाफट से आंसर करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। भाई ये नकारात्मक हस्तांतरण है। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव नहीं हुई, नेगेटिव हो गई। जब आपका पुराना सीखा हुआ ज्ञान आपके नए सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसको नेगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के ट्रांसफर की बात थॉर्नडाइक करते हैं एटलीस्ट। पॉजिटिव वो होता है जब आपका पहले सीखा हुआ ज्ञान आपको नया सीखने में हेल्प करे। जैसे मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा था लास्ट क्लास में 6th क्लास में, और नाउन में थोड़ी सी चीजें ऐड हो रही हैं, तो वो जो पहले सीखा था वो आपको हेल्प करेगा आगे सीखने में। ठीक, तो ये पॉजिटिव हो गया। या एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए साइकिल चलाना आता था, स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, तो आपको कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो आपको हेल्प करेगा वो दूसरा काम करने में। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है जब एक काम का दूसरे काम से कोई मतलब ही नहीं है। मान लो अभी मैं खाना बनाऊं और थोड़ी देर बाद आकर के फिलॉसफी पढ़ने लग जाऊं या बताने लग जाऊं, तो कोई खास अंतर इसका है नहीं। खैर फिलॉसफी का तो हर चीज से अंतर मतलब संबंध हो सकता है, बट डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है कि मैं अभी गिटार बजा रही थी, अभी मैं यहाँ पे पेडागोजी समझा रही हूँ। तो ये क्या है, कोई आपस में अंतर नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। लर्निंग इज, तो ये जीरो हो गया। लर्निंग इज नॉट ट्रांसफर्ड, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। यहाँ पे बात आ रही है इसको कहेंगे क्या, तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 19 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ खुशबू चौहान, हम लोग 1.9 मिलियन हो गए, जल्दी हम 2 मिलियन होंगे और कुछ चीजें अनाउंस की जाएंगी आपके साथ। देखिए ये सब चलता रहता है, बस खुशी मिलती है आप लोगों के साथ जुड़ने में। इन द टीचर सेंटर्ड, फिर भी आप सभी का धन्यवाद। इन द टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन डिसिप्लिन इज, भाई टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है। टीचर सेंटर्ड का मतलब हमको पता है, टीचर डिक्टेट करेगा क्लास को एक तरह से। यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा है, टीचर कहाँ है, सेंटर में है, और वो वहीं से अपना इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। जबकि चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होता है, बच्चों के बीच में टीचर होगा, यानी बच्चा सेंटर में है ना कि टीचर सेंटर में है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ऐसी सिचुएशन में जहां टीचर के अकॉर्डिंग क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है, डिसिप्लिन कैसा होगा? डिसिप्लिन होगा शेयर्ड, यानी सबकी सुनी जाएगी, इम्पोज्ड यानी लागू कर दिया जाएगा बस, या फिर
सेल्फ कंट्रोल्ड यानी बच्चा खुद कंट्रोल करेगा डिसिप्लिन को, या फिर पार्टिसिपेटरी यानी सब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में पढ़ाई पैसिवली होती है, ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता। इसमें हम कहेंगे डिसिप्लिन इम्पोज किया जाता है। टीचर ने कहा पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए तो सब पिन ड्रॉप साइलेंस पे आ गए, क्योंकि नहीं तो वो क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे आपको। तो अधिरोपित होता है या इम्पोज होता है ऐसी सिचुएशन में जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ डिसिप्लिन अंदर से नहीं आता, क्योंकि बच्चा उतना एक्टिव ही नहीं है इस क्लासरूम में। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो सीटेट में भी इतनी बार हमने देखा है और इवन डीट प्लस बी में भी पूछा गया है। मतलब सीटेट के क्वेश्चन तो आपको हर जगह हेल्प करते हैं, एटलीस्ट 50% आपको हेल्प कर जाएंगे। बताइए, डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, अवार्ड इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, या प्रेज इंपॉर्टेंट है। ये हमने हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़ा हुआ है। मोटिवेशन इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्न, यानी अभिप्रेरणा पहली शर्त है सीखने की। यदि आप मोटिवेटेड ही नहीं है तो आप हो सकता है इसी टाइम जब आप 3100 लोग यहाँ लेट्स लर्न पे कुछ डिस्कशन में जुड़े हुए हैं, आप लोग कहीं कोई हंसी मजाक की वीडियो देख रहे होते यदि मोटिवेशन नहीं होती सीखने की तो। ठीक, तो प्रेरणा जरूरी है सीखने के लिए। महत्वपूर्ण क्या है? मोटिवेशन। यदि आप मोटिवेटेड हैं तो आप बेहतर सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। जैसा कि स्किनर भी कहते हैं कि जो आपका मोटिवेशन है वो आपकी गाड़ी को तेजी से दौड़ाता है लर्निंग की। तो लर्निंग बेहतर होती है यदि आप मोटिवेटेड हो। प्रेज ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, अवार्ड ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मोटिवेशन बेसिकली एक एनर्जी है जो आपको शुरुआत कराती है किसी एक काम की, उसको कंटिन्यू रखवाती है और अचीव कराती है गोल को। ठीक, व्हाट हैपन्स इन कोऑपरेटिव एजुकेशन। मोटिवेशन उसको नहीं कहेंगे हम कि आपने कोई वीडियो देखा और 2 मिनट के लिए आप पे एनर्जी आई, वो सस्टेन रखनी पड़ेगी। वाह, साक्षी कह रही है दीदी आप सपने में भी आती हो। अब डरते तो नहीं हो ना, मतलब ऐसे वाले सपने तो नहीं आ रहे ना। अभी मुझे किसी ने कल परसों ऐसा सपना सुनाया है, बस मजे ही आ गए। मतलब प्लेन क्रैश और पता नहीं क्या क्या खतरनाक सपने हैं। खैर देखो एक बार, मतलब व्हाट हैपन्स इन कोऑपरेटिव एजुकेशन, यानी सहकारी शिक्षा में क्या होता है बताइए। कोऑपरेटिव एजुकेशन का मतलब है जहां सब कोऑपरेट करें, सहयोग करें एक दूसरे का। ठीक, ये तो बिल्कुल कोऑपरेटिव हो, असिस्टिव हो, या फिर मैं कहूं यहां कोलैबोरेटिव हो, मतलब एक ही है कि सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। आजकल ठीक। देखिए एक बार, अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स, यानी छात्र समूहों में काम करते हैं। प्रोफेशनल्स के साथ काम करेंगे। अगर प्रोफेशनल्स के साथ या ज्यादा अपने से सीखने वाले के साथ काम करें तो असिस्टिव लर्निंग हो जाएगी कि असिस्ट कर रहा है कोई साथ में। स्टूडेंट्स वर्क विद कम्युनिटी, तो ये तो सोशल वर्क में आ जाएगा। स्टूडेंट्स वर्क इंडिविजुअली, नहीं, फिर कोऑपरेटिव नहीं कह सकते। यदि इंडिविजुअली काम करेंगे तो वो इंडिविजुअली है फिर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स, समूह में काम करेंगे तभी तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सिंपल बात है, कोऑपरेशन का मतलब ही है एक दूसरे का सहयोग करना। ग्रुप्स में काम करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स इन, यानी पियाजे के अनुसार समस्या समाधान क्षमता किस स्टेज में विकसित हो जाती है। हम कुछ 15 क्वेश्चंस करेंगे आज। बताइए एक बार रश्मि। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके आंसर 2 सही हो सकते हैं, लेकिन जो बेहतर आंसर होगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस हमारे सामने हैं, तो उसी पे हम बात करेंगे। बहुत दिनों बाद आए आज। अच्छा कोई बात नहीं, आंसर कीजिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स इन, पियाजे के अनुसार समस्या समाधान की जो क्षमता है वो कब डेवलप होती है। पहला है सेंसरी मोटर पीरियड में, जन्म से 2 वर्ष में समस्या समाधान करने लग गया। अभी उसको बॉटल पकड़ना तो आता नहीं है, टॉयलेट सूसू पॉटी तो वो खुद से करता नहीं है और प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेगा। गलत हो गया। अब ऐसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ फॉर्म में तो हर कोई कभी ना कभी से शुरू ही हो जाती है। द फॉर्मल ऑपरेशनल, हाँ इसमें तो 100% निश्चित है कि 11 साल के बाद तो हमारे अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ रही है ना, कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम दे दो जो उसके सामने भी नहीं है, जिसे वो डायरेक्टली नहीं देख पा रहा, उसको भी वो सॉल्व कर देगा, उस पर भी वो सोच पाएगा, खुद को आपकी जगह रख के सोच पाएगा। समझ पा रहे हो ना। द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, आ तो इसमें भी जाती है कुछ हद तक,
लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे जो चीजें सामने है उसके बारे में ही कहेगा। मान लो एक व्यक्ति है, कोई आया कि यार जैसे मदर फादर में कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो गई, अब उसको पता है वो मम्मी की तरफ रहता है, या मम्मी को उसने सुना कि मम्मी ने कुछ कहा या पापा ने कुछ उसको मतलब मम्मी को कुछ कहा, अब वो क्या कहेगा कि आपने गलत कहा है, मैंने आपको देखा है। अब उसको दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं पता कि हो सकता है मम्मी ने कुछ और बॉम्ब बड़े वाला फेंका हो, है ना। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं है, उसको जो दिखेगा सामने उसको वो सॉल्व कर पाएगा, हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता ना फॉर्मल ऑपरेशनल, तब हम इसके साथ भी जा सकते थे, क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग तो यहां भी आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में भी, 7 से 11 में भी, मूर्त अवस्था में भी। इसको मूर्त परिचालन या मूर्त संक्रियात्मक अवधि कहते हैं। ठीक है। द प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, इसमें तो कतई ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ तो सेल्फ सेंटर्ड भी है, एक तरह से ईगो सेंट्रिक भी है। ठीक है बात। हाँ, तो हाँ, बॉम्ब का मतलब मेरा वही है कि मतलब मम्मी ने पहले से कोई खतरनाक बात कह रखी हो, उसके रिप्लाई में कुछ कहा हो, जरूरी नहीं है कि जो हम देख रहे होते हैं कई बार आंखों से वही सही हो। तो द फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड एक ऐसी स्थिति है जब बच्चा अमूर्त चीजों पे भी विचार कर पाएगा, जो उसके सामने नहीं है उन पे भी वो सोच के समाधान निकाल पाएगा, खुद को दूसरों की जगह रख पाएगा। ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों तरह के थॉट उसके अंदर अब डेवलप हो गई है, दोनों तरह की रीजनिंग उसके अंदर डेवलप हो गई है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तक आ सकती है। ठीक है जी। तो द फॉर्मल ऑपरेशनल 11 साल के बाद वाली स्टेज को हम एग्जैक्टली प्रॉपरली कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक, उससे पहले इंडक्टिव में हो जाएगी, लेकिन उस लेवल की नहीं है। तो हाईली अगर हम कहें बेहतर आंसर जो होगा वो बी होगा। अगर ये बी नहीं होता तब हम सी के साथ जा सकते थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रीइंफोर्समेंट टू द स्टूडेंट शुड बी गिवन, यानी छात्रों को सुदृढ़ीकरण या हम कहें पुनर्बलन कब दिया जाना चाहिए। मान लीजिए जो रीइंफोर्समेंट है आपको मिलना कब चाहिए। एक व्यक्ति फर्स्ट आया है, ठीक, मान लीजिए आप में से कोई फर्स्ट आया या कुछ और अच्छा किया, तो अच्छा आज किया, रिजल्ट आज आया फर्स्ट का, और आपको पार्टी दी मम्मी ने जब आप 10th में आ गए और आप फर्स्ट आए थे 5th में। अब 10th में हो सकता है आपकी बैंड बजी पड़ी हो सकता है आप उतना अच्छा ना कर पा रहे हो, या हो सकता है आप पता नहीं किस स्थिति में हो। लेकिन अगर 10th में आप अच्छा भी कर रहे हैं, 5th की पार्टी के लिए 10th में खुशी नहीं होने वाली। दैट मीन्स रीइंफोर्समेंट तब दिया जाना चाहिए जब वो एक्शन हुआ हो तुरंत, जब तब ज्यादा प्रभावी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी तो हम भी यूज कर ही लेते हैं। तो जब हमारा रिजल्ट आता है सीटेट का, तो उसके नेक्स्ट जो भी संडे होता है, ये आप सबको पता है और रख भी लीजिए पता, यदि चीजें ठीक हैं तो ऐसा हमेशा होता रहेगा, है ना, कि जैसे ही सीटेट का जिस दिन रिजल्ट आया उसके कमिंग जो संडे आ रहा होता है, उसके नेक्स्ट संडे को हमारा मीटअप होता है जिसमें हम पार्टी करते हैं खुशी की, रिजल्ट की। तो ये रीइंफोर्समेंट कब मिला आपको? रिजल्ट के जस्ट बाद। अगर रिजल्ट के 6 महीने बाद मीटअप करेंगे तो हाँ आप में से कई लोग आ जाएंगे, बट वो जो मोटिवेशन है रिजल्ट की खुशी की वो उतने डाउन हो चुकी होगी। फिर आपका ध्यान होगा चलो DEET+B की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ो ना कौन जाएगा, है ये भी तो हो सकता है। खैर ये मजाक की बात है, जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो हमेशा आते हैं और हर मीटअप में आते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं। देखो एक बार, reinforcement to the student should be given at the end of the day in front of other teachers after the desirable behavior is exhibited या फिर in the morning assembly। देखो reinforcement तभी काम का है जब desirable behavior दिखाया गया। डिजायरेबल बिहेवियर मतलब वांछित व्यवहार। वांछित व्यवहार क्या है? आप चाहते थे बच्चा सही से सुंदर सुंदर लिख के आए, एक पेज की राइटिंग आपने देखा उसने किया, तुरंत उसको आप रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। रिवॉर्ड आप बेशक बाद में दे सकते हैं। रीइंफोर्समेंट होता है ताकि वो उस काम को बनाए रखे। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दी है वो रीइंफोर्समेंट की जगह रिवॉर्ड तक भी जा सकते हैं। ठीक, तो आफ्टर द डिजायरेबल बिहेवियर इज एग्जिबिटेड, जैसे ही वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित हो आप रीइंफोर्स कर दें, शाबाश कह दें, वेरी गुड तो कह सकते हैं, एटलीस्ट कुछ बड़ी चीज ना हो तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, टीचिंग मेथड्स लाइक डिस्कवरी मेथड एंड एक्टिविटी मेथड। डिस्कवरी मेथड आप जानते हैं खोज विधि, और एक्टिविटी मेथड होता है जिसमें बच्चा एक्टिव हो, गतिविधि मेथड या पद्धति या फिर तरीका कह सकते हैं हम इसको। तो डिस्कवरी मेथड जिसमें बच्चा खोज करेगा, एक्टिविटी जिसमें वो एक्टिविटी करेगा, एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। ये दोनों मेथड किस तरह के हैं? इंटेलिजेंट थिंकिंग को डेवलप करते हैं, यानी बुद्धिमान सोच को। कुछ अलग डाइवर्जेंट सोच, इसका ट्रांसलेशन गलत है, अपसारी चिंतन कहेंगे इसको, डाइवर्जेंट को अपसारी चिंतन कहेंगे,
है ना। इस बात पे कोई दिक्कत मत मानिएगा, ये मेरे ट्रांसलेशन में कमी नहीं है। आजकल DEET+ भी अगर आप पेपर्स उठा के देखेंगे आपको खतरनाक खतरनाक ट्रांसलेशन मिल जाएंगे। कन्वर्जेंट होता है अभिसारी सोच, और कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों अभिसारी और भिन्न सोच या फिर अपसारी सोच। देखिए, अगर मैं बात करूं डिस्कवरी मेथड की, तो इसमें कन्वर्जेंट नहीं या एक्टिविटी मेथड की, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो ज्यादा होगा। क्योंकि जब बच्चा डिस्कवर करने जाएगा तो वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करेगा, वो बहुत कुछ देखेगा, अन्वेषण करेगा, खोज करेगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें डेवलप होती है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे जुड़ी हुई है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से। आपको कम्युनिटी में एक क्वेश्चन मिलेगा कल, है ना, कल नहीं तो परसों, और अगर ये क्वेश्चन भी आपने गलत किया ना तो बहुत दुख की बात होगी, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, An infant starts crying when her grandmother tries to take her from her mother's lap. The child cries because of। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक शिशु रोने लगता है जब उसकी माँ, उसकी दादी उसे अपनी माँ से माँ की गोद से खुद की गोद में लेती हैं। ये सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने हमेशा बताया इसका ज्यादातर आंसर आपको हर एक किताब में या जो भी लोग डिस्कस करते हुए मिलते हैं वो डिफरेंट बताते हैं, बट आई हैव डिस्कस्ड इट कि क्या होता है। इसको एग्जैक्ट एक टर्म है कि जब बच्चा रोने लगता है, यदि उसे उसकी माँ की गोद से उसकी दादी अपनी गोद में लेती हैं, तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। और इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल मैंने एक समय दिया था, सबसे पहली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे। सेपरेशन एंजाइटी इज लाइक कि वो खुद को और माँ को अलग नहीं मानता है, वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। और जीन पॉल सार्थरे जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, वो कहते भी हैं इन लव 1 and 1 is 1, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे जब बच्चों को आप अलग करते हो तो वो सेपरेशन एंजाइटी उसे होती है, वो सेपरेट होने की एंजाइटी उसे होती है। ठीक है, तो सेपरेशन एंजाइटी इसको कहते हैं, एग्जैक्ट टर्म है अलगाव चिंतन। स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं कहेंगे इसको, सेपरेशन एंजाइटी कहेंगे। हो सकता है वो अपनी दादी को रोज देखता हो, स्ट्रेंजर कैसे हो गए। भावात्मक चिंता इसका ज्यादातर आंसर लोग कह रहे हैं, बट ये गलत है। यही आंसर आपको सीटेट में या बुक्स में मिलता है। हमें नहीं पता सीटेट के टाइम पे ऑफिशियल आंसर की में 2012 में या कभी आया होगा ये क्या आंसर था, बट हम इसको कंसीडर सेपरेशन एंजाइटी ही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बात। और DEET+ के लिए स्पेशली अब देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कहाँ सीटेट और कहाँ DEET+ भी, दोनों में रिपीटेड है। और कितने सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डैश आर अमॉन्ग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, रेगुलरली दे आर डिनाइड द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। WHO एंड वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन है ये किसके बारे में है? अजय सिंह चल रही है क्लासेस तो वहां देखिए एक बार। शिवांगी चौधरी, अटैचमेंट क्यों नहीं हो सकता? अटैचमेंट एंजाइटी कुछ होती थोड़ी है, मतलब यहाँ पे चारों ऑप्शंस में थी अटैचमेंट एंजाइटी। अटैचमेंट ऑब्वियसली होगा ही, तो वो तभी तो वो तो थियरी है यार प्रॉपर अटैचमेंट वाली, वो भी सेम ही बात है। यहाँ लव और अटैचमेंट को आप एक साथ जोड़ सकते हो। अगर बच्चे के केस में बात हो रही है सेपरेशन की, तो वो ऑब्वियसली प्यार की जगह अटैचमेंट के कारण भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की बात करते हैं। इसमें कई लोग मानते हैं कि प्यार नहीं होता, वो तो अटैचमेंट है, या क्योंकि उसका ध्यान रखा जाता है इसलिए प्यार है माँ से, समथिंग बहुत कुछ है, उस पर हम नहीं जाएंगे, है ना। और ये 3500 लोग देखते हुए 3000 लोगों ने लाइक किया है, बहुत बढ़िया। आंसर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, डैश आर अमॉन्ग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, डैश बच्चों के सबसे अधिकार विहीन और बहिष्कृत समूहों में से हैं। कौन से बच्चे हैं जिनको सबसे कम राइट्स मिलते हैं, उनको ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और इनको क्वालिटी एजुकेशन डिनाई कर दी जाती है, मतलब प्रॉपर एजुकेशन जैसी मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती। ट्राइबल बच्चे होंगे, गर्ल्स होंगी, चिल्ड्रन फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी जो कमजोर हैं आर्थिक पृष्ठभूमि से, या फिर डी ऑप्शन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो इसका आंसर ABC में से कुछ नहीं है, D है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग बच्चे या अक्षमताओं वाले बच्चे कहेंगे, आजकल ये विकलांग कहना भी गलत होगा। ठीक, इसका आंसर D होगा। ये हमारी अपनी सोच है कि सिर्फ आर्थिक रूप से हम वंचित करते हैं बच्चे को, बट इन बच्चों को ग्रुप्स में भी इंक्लूड नहीं करते। बच्चे जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, किसी भी फॉर्म की डिसेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि दिखे ही आपको,
वो तारे जमीन पर वाला वो ईशान अवस्थी याद कीजिए, जो लिख नहीं पा रहा था, जो पढ़ नहीं पा रहा था, जिसको डिसलेक्सिया था। डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है जो जिसकी वजह से आपके नॉर्मल फंक्शन करने में दिक्कत आए। अब ये आपकी गरीबी की वजह से हो या किसी भी वजह से, वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, डिपेंड्स। ठीक, तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात हो रही है WHO की इस डेफिनेशन में। आप चाहें तो अपनी मर्जी से किसी को भी फिट कर सकते हैं, फिट तो सारे हो जाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स तो इनके साथ भी हैं, इनके साथ भी हैं, इनके साथ भी हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट WHO जिसको रिकॉग्नाइज करता है, जिसके बारे में यहां बात हो रही है, दैट इज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जिसके लिए हमने CWSN चिल्ड्रन हम बोलते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, या फिर RPWD एक्ट हमने बनाया हुआ है 2016 में, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसको रिवाइज किया गया था। PWD एक्ट था एक 1995 का, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज होती थी। फिर हमने RPWD एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटीज कर दी, यानी 14 डिसेबिलिटीज को ऐड किया। तो आपको समझना होगा क्वेश्चन ने पूछा कैसे है, नहीं तो तीनों में से क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। ट्राइबल चिल्ड्रन के साथ भी ये दिक्कत आती है, गर्ल चिल्ड्रन के साथ भी दिक्कत आती है, जो गर्ल चाइल्ड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सोशियो इकोनॉमिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ भी ये दिक्कत आती है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग और सबसे ज्यादा जो समस्या फेस करते हैं वो बच्चे फेस करते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि वो बहुत सारे एरियाज में दिक्कत महसूस करते हैं। ठीक है, अब जिसको डिसेबिलिटी है और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है स्कूल में, इस बात से कहां फर्क पड़ेगा कि उसके पापा की जेब में कितने पैसे हैं? समझ रहे हो बात को? तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये आप बता दीजिए। क्वेश्चंस अच्छे चल रहे हैं आजकल डिस्कशन में, होपफुली आपको मजा आता होगा और सीखने को मिलती होंगी चीजें। ये डिस्कशन नॉर्मल डिस्कशन से अलग है ना।